नमस्कार साथियों, आप सभी का द्वांगी एकेडमी पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो देख लेते हैं, यदि आपने हिंदी के फॉर्म में यदि आपने रीट एग्ज़ाम में पहली भाषा को हिंदी के रूप में चुना है तो किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक के पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें और हमें 300 क्वेश्चंस करना है, छोड़ के नहीं आना है वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी में से फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हमें देना है। तो हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यह प्रायः घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्वस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु सुदशा नहीं, दुर्वस्था ही है। और जब तक यह दुर्वस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्याय संगत अधिकार नहीं है। इसके आधार पर अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। हमें एक गद्य दिया है, उसे पढ़ना है और उसमें से आंसर्स को निकालना है। पर फिर भी हमें हमारी एग्ज़ाम्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना चाहिए। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन। अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित पद का अर्थ है। असंदिग्ध का अर्थ बताना हमें संदेह रहित। कौन एक वचन है, अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा या अन्य देशों। तो एक वचन है अपनी मातृभाषा। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, व्यक्ति, भाषा, उपकरण और लेखक। तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। पुस्तक का बहुवचन बताइए। तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवियत्री। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी थी, ये इसका भूतकालिक रूप हो जाएगा। इसी टाइप के लगातार अपडेट पाने के लिए और रीट की तैयारी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए कि जब तक हमारी एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक हमें हार नहीं माननी, हमें कंटिन्यू स्टडी करना है। इसके लिए आप द्वांगी एकेडमी चैनल पर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बिल्कुल भी रुके नहीं, लगातार चलती रहे। कौन मिश्र वाक्य है। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट आया। तो देखिए, मिक्स या मिश्र वाक्य आपका ऑप्शन नंबर सी, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पद बंद है। तो जो घर से लौटकर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पद बंद। काला मुंह होना का अर्थ बताना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बदनाम होना। होठों निकली कोठो चढ़ी का क्या अर्थ होता है।
होठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना, यानी कि मुंह से निकली बात फैल जाती है, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या अमेरिका दिखावा। तो इसका अर्थ हो जाएगा रिश्वत। अधिकम की संपूर्णता होती है, इकाई में योजना। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी लेखन की कला विकसित होती जाएगी। देखने, सुनने या अनुकरण करने से वो विकसित नहीं होती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो उपलब्धि परीक्षण से ही उपलब्धि की जांच की जा सकती है। समग्र और सतत मूल्यांकन क्या होते हैं? तो विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है, ये भी सही है। शिक्षक और विद्यार्थी के निकट संबंध आवश्यक है, ये भी सही है, तभी तो हम मूल्यांकन कर पाएंगे। शिक्षण के दौरान भी संभव है। समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा, बाकी 3 सही हो जाएंगे। सकारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। अब अगला गद्यांश दिया है, हमें इसे पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। गद्यांश पढ़ते हैं। अपने सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है। सिर्फ धन हासिल करना वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के एक सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एकनिष्ठता के साथ समर्पित हो सके। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है वो देखना है। सभ्यता, अवलोकन, हासिल और आवश्यकता। तो हासिल करना एक तत्सम शब्द नहीं है। काम का तद्भव शब्द है कर्म, कारज, कार्य और कर्म। तो इसमें क्या था, काम का कोई भी तद्भव रूप नहीं दिया गया था, इसलिए इसके बोनस अंक दिए गए थे। सुयोग का विलोम क्या हो जाएगा? सुयोग का विलोम हो जाएगा कुयोग। कौन से शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, उपयोगिता, भटकता या पूजा। तो उपयोगिता में उपसर्ग लगा हुआ है। कौन समास नहीं है? विचारधारा, आत्मपरितोष, एकनिष्ठता या कामना। तो कमाना में कोई समास नहीं है। आमदनी के संदर्भ में कौन असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा और आना। तो आना कमाई से रिलेटेड नहीं है, बाकी कमाई, मुनाफा और आय तीनों ही आमदनी से रिलेटेड हैं। कौन कथन सही नहीं है? वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो ये मिश्रित या मिश्र वाक्य में होता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है या क्यों दी जाती है? तो भाषा की शिक्षा हमें किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण कर सकें और उसकी अभिव्यक्ति कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? इसे भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया सबसे पहले क्या होता है, हम सीधी रेखाएं खींचना सीखते हैं या किसी को भी सिखाते, तो आरंभ हमेशा सीधी रेखाओं से माना जाता है। द्रुत पाठ है, किस प्रकार का है ये? तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए थे वो इसका आंसर नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन के बोनस अंक दिए गए थे। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार। तो गद्य आपने देखा होगा,
ये बड़ा होता है, इसीलिए इसमें शब्द भंडार अधिक होता है। तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गद्य शिक्षण है। दांगी अकेडमी पर आपको रीट की परीक्षा की तैयारी के लिए इसी टाइप के और ओल्ड पेपर और टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी। तो बने रहिए दांगी।